एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स जो आया है 24 मई वाला एडिशन। प्रीवियस वाला डिस्कस नहीं किया था बिकॉज जो हम टाइम्स ऑफ इंडिया दी ट्रिब्यून वाली डिस्कशन करते हैं उसी में सारे इंक्लूड हो गए थे। इस बार के मैंने देखे तो इस वाले मैगजीन में मुझे कुछ एक नई चीज़ें मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग डिस्कस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। पहला हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है उसके लिए कितना आउटले रखा गया है और या फिर कितनी लागत के साथ उसे शुरू किया गया है। तो इसे 10 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की हाल ही में एक बैठक हुई थी, उसमें कहा उन्होंने इस योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये जो योजना है सबसे पहले तो जैसे कि नाम से ही आप लोग जान सकते हो स्वरोजगार योजना है, यानी कि जो हमारा यूथ है उसको पहले तो ये स्वरोजगार देगी। सेकंड, ये हिमाचल प्रदेश ने एक लक्ष्य रखा है कि 2026 तक ये देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा, उसमें भी ये हमारी हेल्प करेगी। और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका यूज करने के लिए हम लोग एक आइडियल स्टेट है उसमें डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करेगी। कैसे ये हमारी इसमें हेल्प करेगी? बिकॉज इस योजना के अंतर्गत जो हमारे स्टेट के यूथ हैं, अगर कोई टैक्सीज, ई बसेस, ई ट्रक खरीदना चाहता है या फिर 1 मेगावाट तक की कमर्शियल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए इनको एनकरेज किया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएगी और साथ साथ में रियायतें यानी कि छूट भी दी जाएगी। अब इस योजना के अंतर्गत मतलब इस योजना को बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई डेंटल क्लिनिक वगैरह स्थापित करना चाहता है और उसके लिए मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं या फिर मत्स्य पालन फिशरीज के ऊपर जितनी भी परियोजनाएं हैं इन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इक्विपमेंट्स और मशीनरी खरीदते हो 60 लाख रुपए तक का, तो आप लोगों को इसमें 25% का जो सब्सिडी है वो मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप संबंध रखते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से, तो आप लोगों को 30% का सब्सिडी मिलेगा। अगर आप कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर हो और या फिर कोई दिव्यांग जन हो तो आप लोगों को 35% की सब्सिडी मिलेगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप खरीदते हो तो समान रूप से चाहे मेल हो फीमेल हो आप लोगों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो 1 मेगावाट तक की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इनके पात्र अगर आप हो, मतलब कोई आप इस तरह की प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी 40%। ठीक है, तो ये जो योजना है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, ये हमारी 2 तरह से हेल्प करेगी। एक तो लोकल यूथ को ये स्वरोजगार देगी, सेकंड ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने में हमारी हेल्प करेगी। आप लोगों ने सुना होगा, रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था करंट अफेयर्स में अपने कि हमारे जो सीएम हैं उन्होंने ये कहा है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितने बनेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा। उसके बनने से भी लोगों को ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे रोजगार मिलेगा जो लोकल यूथ है वहाँ का। नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले चाय का बागान किस साल में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपका 1849 में, 1849 में डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा के होल्टा में चाय का पहला बगीचा लगाया था। कांगड़ा की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है और आजकल तो बहुत न्यूज़ में भी आती रहती है, आपको पता ही है, बिकॉज यूरोपियन जीआई टैग भी इसको मिल गया है। साथ में ही इंडिया का जीआई टैग तो मिला ही है 2005 में। और ये जो हिमाचल प्रदेश में चाय है ये 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 9 लाख किलोग्राम का इसमें उत्पादन होता है। मुख्यतः मेन रूप से कहाँ पर उगाई जाती है? मेन रूप से ये कांगड़ा, मंडी और चंबा में उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो चाय के बगीचे हैं वो कांगड़ा जिला में है, पालमपुर, बैजनाथ और धर्मशाला कांगड़ा के जो ये उपमंडल है इनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर चाय के बगीचे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति योजना को किस पर्पस के लिए शुरू किया गया है? तो ये आपकी शुरू की गई है किसानों की इनकम को डबल करने के लिए।
हमारी जो गवर्नमेंट है किसानों की इनकम को डबल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, जैसे कि ये हिम उन्नति योजना को शुरू किया है। इसके साथ ही एक हिमगंगा योजना भी है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो हिम उन्नति योजना है इसे शुरू किया गया है ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जा सके। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। किस चीज़ के? जैसे क्लस्टर ऑफ मिल्क, दालों के लिए, सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए और कैश क्रॉप्स के, और पर्टिकुलर एरिया को देखते हुए कि किस एरिया की किस चीज़ में कैपेसिटी है। इसके साथ साथ ही टोटल जो है वो 2603 क्लस्टर बनाए जाएंगे। और कितने आइडेंटिफाई किए गए हैं? अभी तक किए गए हैं 889 यानी कि 889 क्लस्टर को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। पहले जो है वो 286 क्लस्टर में कार्य शुरू किया जाएगा। हमारे जो सीएम हैं उन्होंने जो अधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ये बोला है कि आप चलो गांव की ओर नीति को अपनाएं। चलो गांव की ओर नीति को अपनाने का क्या मतलब है कि वो फील्ड में जाएं और जो फार्मर्स हैं उनकी समस्याओं को सुलझाएं, उनको जो हमारी ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके लिए मोटिवेट करें कि आप लोग ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। हिमगंगा योजना के बारे में मैंने आपको बताया। हिमगंगा योजना जो है, हिमगंगा योजना हमारी जो ये गवर्नमेंट जब आई हुई थी, मतलब आने वाली थी पावर में, तब इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि भाई जो किसान लोग हैं उनको 80 रुपये गाय का दूध और 100 रुपये भैंस का दूध दिया जाएगा। तो अभी तक इस योजना को, इसके लिए एक पर्टिकुलर योजना इन्होंने शुरू की नहीं है, बस बताया था, यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं की गई है अभी तक। तो जल्दी ही ये करने वाले हैं आगे जाकर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले को टूरिज्म कैपिटल की तरह से डेवलप किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को। अब इसे हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज कांगड़ा जिले का जो शाहपुर एरिया है वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक नई पहल की गई है कि यहाँ पर जो चंबी मैदान है शाहपुर में, वहाँ पर हॉट एयर बलून की फैसिलिटी का इंतजाम कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ मनाली में होता था, अब यहाँ शाहपुर में भी किया गया है। तो इस तरह से जो कांगड़ा का शाहपुर है एक टूरिज्म अट्रैक्शन का केंद्र अब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के स्टेट जीडीपी में एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? तो ये अभी है 8.4%। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? इसके बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल आया था और इसमें जो डेटा दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे डेटा से, एग्रीकल्चर के इस डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे में आप लोग पढ़ ही लोगे रिसेंट का, इस आर्टिकल में 2018-19 तक का जितना डेटा था वो यहाँ पर दिया गया है। तो एक तरह से अप्रॉक्सीमेट आइडिया के साथ आप लोग इसको सुन लो। 1950-51 में जो हिमाचल में कृषि क्षेत्र का योगदान था हमारे स्टेट के जीडीपी में, वो था 57.9%, और 2018-19 तक ये कितना रह गया है? 8.4%। सोचो कितनी ज़्यादा वो आ गई है, चेंजेस आ गए हैं। एग्रीकल्चर का बोल रही हूँ मैं इसमें। और इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश में फूड ग्रेन्स हैं इनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। बिकॉज एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसमें से पलायन हुआ है हिमाचल प्रदेश का बागवानी की तरफ, यानी कि हॉर्टिकल्चर की तरफ से। ऐसा क्यों हुआ है? अब देखो, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें कुल 55.67 लाख हेक्टेयर का जो हमारा एरिया है उसमें से 9.55 लाख पर ही कृषि होती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। यानी कि कुल जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है उसमें से केवल 17.15% भूमि के ऊपर ही हमारा एग्रीकल्चर होता है। और इस भूमि को कितने किसान जोतते हैं, मतलब कितने टोटल किसान हैं? 9.61 लाख किसान जो है वो कृषि करते हैं। इस तरह के डेटा स्टेटमेंट्स में दे दिए जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने किसान जो हैं, हिमाचल प्रदेश के कितने किसान भूमि को जोतते हैं, कितने उसमें स्मॉल और मार्जिनल है, कितने बड़े हैं, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट सही और गलत में आपको आ जाती है। तो इसमें जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो हैं 87.95%, ठीक है। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ये हो गए। 11.71% है आपके मीडियम जो किसान हैं, मध्यम वर्गीय मीडियम किसान हैं। बड़े किसान लार्ज फार्मर्स कितने हैं? 0.34%,
देखो डेटा देखो, हिमाचल प्रदेश में ओनली 0.34% जो किसान है वही लार्ज फार्मर्स हैं, बाकी मैक्सिमम हमारे क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो इसी वजह से ये हो जाता है कि क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इस वजह से ही हमारा जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, छोटे स्तर पर होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद देखो, एक छोटी सी फैमिली है, उसके पास छोटा सा अपनी ज़मीन है, टुकड़े, उन्हीं के लिए आया गया होगा वो खाने पीने का अपना जो भी है फूड ग्रेन्स का। तो अब फूड ग्रेन की तरफ से लोग कहाँ पर हो गए हैं, कहाँ पर लोगों ने प्लान किया है, हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश को एक तरह का फल राज्य भी कहा जाता है, और 1950-51 से ही अगर हम फ्रूट्स का डेटा लें हिमाचल प्रदेश में, तो फ्रूट्स के अंतर्गत जो डेटा आता था वो लगभग आपका 792 हेक्टेयर था। ठीक है, और लगभग जो प्रोडक्शन होती थी वो 1200 टन की होती थी। 2018-19 में ये बढ़कर के हो गया 2,32,139 हेक्टेयर। सोचो 1950-51 में सिर्फ 792 था, हजार की कैटेगरी में भी नहीं आता था, और 2018-19 में ये बढ़कर के 2,32,139 हेक्टेयर हो गया। और जो प्रोडक्शन है वो 4.95 लाख यानी कि लगभग 5 लाख के करीब जो प्रोडक्शन है वो हो गया है। और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा हमारा एप्पल डोमिनेट करता है, इसके लिए भी अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो डिफरेंट स्कीम्स निकाल रहा है, अलग अलग क्लस्टर बना रहा है कि जिस तरह से एप्पल के लिए क्लस्टर बनाए गए हैं, अदर फ्रूट्स को भी हम यहाँ पर ग्रो करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने खैर ट्रीज को काटने की अनुमति दे दी है, और साथ में माई सीएम माई प्राइड, ये हम अपनी पिछले डिस्कशन में यानी कि जो परसों हमने वीडियो डाली थी 15 से 22 मई तक के करंट अफेयर, उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट इसको नहीं करेंगे। अगला करंट अफेयर देखते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग इसके नोट्स चाहते हो यानी कि काइंड ऑफ पीडीएफ जहाँ से आप फटाफट बिना वीडियो देख करके रिवाइज कर सके, तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो himachalchronicle.in। वहाँ पर आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही करंट अफेयर मिल जाएंगे। जैसे कई जगह पर ऊपर जैसे इंग्लिश का होगा तो नीचे आप लोग जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको हिंदी में ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समर कैपिटल शिमला को कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये डिक्लेयर किया गया था 1864 में, यानी कि आज से लगभग 159 साल पहले इसे डिक्लेयर कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा समर कैपिटल के नाम पर। और आपको पता ही है कि 2014 में जब 150 ईयर्स हो गए थे इस चीज़ को, तो 2014 को शिमला सेलिब्रेट्स 150 ईयर्स ऑफ समर कैपिटल के तौर पर मनाने की घोषणा भी की थी हमारी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ये एक आर्टिकल आया हुआ था, शिमला आकर इंग्लैंड भूल गए थे अंग्रेज करके, तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं जो हिमाचल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो ये समर कैपिटल कब डिक्लेयर किया गया था, और जो रोथनी कैसल है वो कहाँ पर है। रोथनी कैसल भी आपका शिमला में है, और इसमें कौन रहते थे, एओ ह्यूम। ठीक है, इन्होंने इसके साथ ही शिमला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और ये आई है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, शिमला में ही हुई थी, और लॉर्ड डफरिन ने 1888 में वॉइस रीगल लॉज का निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। इसी में ही ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंपॉर्टेंट जो एक इवेंट हुआ था। इसके साथ ही शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जो उस समय प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। नेक्स्ट हमारा है रुक्मणी कुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है आपके बिलासपुर जिले में। वैसे ये जो रुक्मणी कुंड है ना, ये सूही फेयर एक मनाया जाता है चंबा में, उसकी कहानी कुछ सेम ही है ऐसी कि ये जो बिलासपुर वाला एरिया है, बिलासपुर वाला एरिया है, ओहर नाम के गाँव के पास ही है ये, 2 किलोमीटर दूर बरसंट की पहाड़ी यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले इस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, फिर वही राजा को कुलदेवी का स्वप्न आया और उन्होंने कहा कि भाई किसी के यहाँ पर अगर बलि चढ़ेगी, बलिदान होगा तो ही यहाँ पर पानी आएगा। तो राजा की जो रानी है रुक्मणी वो मान गई और जिंदा उनको यहाँ पर चुनवा दिया गया। ठीक, तो जब उनको जिंदा यहाँ पर चुनवा दिया गया तो उसके बाद यहाँ पर पूरा पानी आ गया। इसी तरह की सूही फेयर जो है सुनैना देवी रानी की याद में जो मनाया जाता है चंबा में, उसकी भी सेम स्टोरी है। तो इनकी याद में यहाँ पर बैसाखी को यहाँ पर मेला लगता है, जब लोग यहाँ पर आके पूजा भी करते हैं इनकी रुक्मणी देवी की। तो आप लोग इतना याद रख लो कि ये रुक्मणी कुंड जो है वो बरसंट की पहाड़ी जो है कहाँ पर, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
नेक्स्ट एक हमारा क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द आर्ट डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश में किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इनकी हेल्प से हिमाचल प्रदेश में ये डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर को स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ये भी विचार कर रही है कि एक नई जो है वो ड्रग पॉलिसी बनाई जाए हिमाचल प्रदेश के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूथ है उसे नशे से मुक्त कर दिया जाए, इसके साथ ही उनको कोई स्किल्स भी सिखाई जाए जिससे वो समाज की मेन स्ट्रीम के साथ यानी मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश के किन 2 स्थानों पर ई बस डिपो खोले जाने का प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है हमारा शिमला और नदौन। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ई व्हीकल्स को अपनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ये तो पहला बन ही गया है पूरे देश में, जो जिन्होंने पूरे के पूरे ई व्हीकल्स को स्विच किया है। और ऐसा टारगेट रखा गया है कि 1 साल में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे ई व्हीकल्स को अपनाएं। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने की तरफ एक स्टेप है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का। इसके साथ ही जो अभी नई 75 न्यू ई बसेस भी लाई जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल शूटिंग रेंज बनाई जाएगी? तो ये आपकी बनाई जाएगी हिमाचल प्रदेश के शिमला में। शिमला में कहाँ पर? शिमला में जो जुब्बा हेटी एयरपोर्ट है उसके साथ ही एक जगह है जिसका नाम है कुटासनी, यहाँ पर ये इंटरनेशनल शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। और लोग जो यूथ है यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी बिकॉज फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी अच्छी, और इसके साथ साथ ही इनको प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। शिमला में जो नगर निगम चुनाव हुए थे, नगर निगम शिमला के, वहाँ पर किस पार्टी को बहुमत के साथ जीत मिली है? ये वैसे इसमें आया हुआ था जीके के क्वेश्चन में, आप लोग इसका आंसर देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है यानी स्टेट ट्री वो कौन सा है? तो ये आपका देवदार का पेड़ है। ये जीके के क्वेश्चंस मैं इसमें पूछ रही हूँ जो इसमें दिए होते हैं गिरिराज न्यूज़पेपर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं चीन से लगती है? 2 जिले हैं हमारे, किन्नौर और लाहौल स्पीति, इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो चाइना से लगती है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अब यहाँ पे जो आंसर दिया है शीला वो गलत है। क्यों? रियो पुरगिल जो है सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की। अब आप लोग बोलोगे क्यों मैम? तो देखो इसके बारे में ना चैनल में जाना, वीडियोस में एक वीडियो बनाई गई है कौन सी चोटी सबसे ज़्यादा ऊंची है हिमाचल प्रदेश की, शीला या फिर रियो पुरगिल। डिटेल्ड में मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कौन सी चोटी ऊंची है और क्यों है। अब आप बहुत सारे लोगों ने इसके नीचे ये कमेंट किया है पेपर में आएगा तो फिर हम क्या आंसर लिखेंगे। देखो भाई, अब मैं ना कोई HP SSC वो तो चलो डिसॉल्व हो गया, HP PSC या किसी भी गवर्नमेंट जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं किसी की मेंबर नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लगाना। अगर आपको शीला के साथ कोई अदर चोटियाँ दे रखी हैं और जो रियो पुरगिल नहीं दी है तो फिर शीला को लगा दो वहाँ पे आंसर, ठीक है। और रियो पुरगिल दी है आपको तो फिर रियो पुरगिल को लगाना। बिकॉज देखो किताब में वैसे मैं बताऊँ ना तो बहुत सारी किताबों में शीला ही दिया गया है, लेकिन शीला जो है वो नहीं है, रियो पुरगिल सबसे ऊंची चोटी है। फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सब लोग ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्शन रेज हो और किताबों में जो नई किताबों में भी डेटा आ रहा है ना उनमें भी चेंजेस हो, लोग मजबूर हो जाएंगे भी चेंज कर देते हैं, अब शीला नहीं है रियो पुरगिल है। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर। और जो दूसरी वाली डिस्कशन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर की दी ट्रिब्यून टाइम्स ऑफ इंडिया वाले न्यूज़पेपर से, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। बिकॉज हिमाचल जीके का जो पोर्शन है वो HPPSC ने क्लास 3 के लिए भी बढ़ा दिया है और क्लास 1 वालों को 1-2 वालों के लिए तो वैसे ही करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है पहले से ही। तो स्टैटिक इसमें क्या होता है ना कि जैसे जीके के से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं हिमाचल जीके से, तो उन्हीं क्वेश्चन को पूछने की संभावना ज़्यादा होती है जो प्लेसेस या फिर चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा रहती है। तो करंट अफेयर्स देखना इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ी 15-20 मिनट की डिस्कशन होती है। गिरिराज न्यूज़पेपर में जो अदर करंट अफेयर है, जैसे मैंने 2-3 टॉपिक आपको बताए, खैर वाला, CM माई प्राइड वाला, वो हम पहले ही पिछली वाली डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और himalchalchronicle.in को ज़रूर विजिट करें।
ताकि आप लोगों का रिवीजन भी अच्छे से हो और क्विज वाली सेक्शन में जाकर के आप क्विज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।